मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ उपन्यास गोरा का वाचन। गोरा, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसका हिंदी अनुवाद अज्ञे ने किया है। तो आइए सुनते हैं उपन्यास गोरा के भाग एक का वाचन। वर्षाराज श्रावण मास की सुबह है। बादल बरसकर छट चुके हैं। निखरी चटक धूप से कलकत्ता का आकाश चमक उठा है। सड़कों पर घोड़ा गाड़ियां लगातार दौड़ रही हैं। फेरी वाले रुक रुक कर पुकार रहे हैं। जिन्हें दफ्तर, कॉलेज और अदालत जाना है, उनके लिए घर घर मछली भात रोटी तैयार की जा रही है। रसोई घरों से अंगीठियों का धुआं उठ रहा है। लेकिन तिस पर भी इस विशाल पत्थर दिल कामकाजी शहर कलकत्ता की सैकड़ों गलियों के भीतर सोने की किरणें मानो एक अनोखे यौवन को भरकर बहने और बहाने के लिए मचल रही हैं। ऐसे दिन फुर्सत के समय विनय भूषण अपने मकान की दूसरी मंजिल के बरामदे में अकेला खड़ा नीचे राह चलने वालों की आवाजाही देख रहा था। उसकी कॉलेज की पढ़ाई बहुत दिन पहले पूरी हो चुकी थी, पर संसारी जीवन से अभी उसका परिचय नहीं हुआ था। सभा सभापतियों के संचालन और समाचार पत्रों में लिखने की ओर उसने मन लगाया था, लेकिन उसका मन उस काम में पूरी तरह रम गया हो ऐसा नहीं था। इसी कारण आज सवेरे क्या किया जाए यह न सोच पाने पर उसका मन बेचैन हो उठा था। पड़ोस के घर की छत पर न जाने क्या लिए हुए तीन चार कौवे काव काव कर रहे थे और उसके बरामदे के कोने में घोंसला बनाने में व्यस्त चिड़ियों का जोड़ा चहचहा कर एक दूसरे को बढ़ावा दे रहा था। ऐसे ही अनेक अस्फुट स्वर विनय के मन में मिलीजुली भावनाओं का रेला जगा रहे थे। पास की एक दुकान के सामने गुदड़ी लपेटे हुए एक बाउल ने खड़े होकर अपनी फकीरी तान छेड़ दी। खाचर भीतर अचिन पाखी कमने आसे आए, धरते पारले मनोबेड़ी दीतेम पाखिर पाए। विनय का मन हुआ बाउल को बुलाकर अनचिन्हे पाखी का यह गीत लिख ले, लेकिन बहुत भोर में जैसे जाड़ा लगने पर भी चादर खींचकर ओढ़ लेने का होश नहीं रहता, वैसे ही एक अलस भाव के कारण न तो बाउल को बुलवाया गया न गीत ही लिखा गया। बस अनचिन्हे पाखी का वह स्वर मन में गूंजता रह गया। ठीक तभी उसके घर के ठीक सामने एक दुर्घटना हो गई। अचानक ही एक बड़ी सी बग्घी एक घोड़ा गाड़ी से टकराकर उसका एक पहिया तोड़ती हुई बिना रुके तेजी से आगे निकल गई। घोड़ा गाड़ी पलटी तो नहीं, पर एक ओर को लुढ़क जरूर गई। तेजी से सड़क पर आकर विनय ने देखा गाड़ी से 17-18 वर्ष की एक लड़की उतर पड़ी है और भीतर से अधेड़ उम्र के एक भद्र पुरुष को उतारने का प्रयत्न कर रही है। सहारा देकर विनय ने भद्र पुरुष को उतारा और उनके चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर पूछा, चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कहते हुए उन्होंने हंसने का प्रयत्न किया, पर वह हंसी तुरंत विलीन हो गई और साफ दिखा कि वे मूर्छित होने होने को हैं। विनय ने उन्हें पकड़ लिया और घबराई हुई लड़की से कहा, सामने ही मेरा घर है, भीतर चलिए। वृद्ध को बिछौने पर लिटा दिया गया। एक बार लड़की ने चारों ओर देखा। कमरे के कोने में सुराही रखी थी। जल्दी से उसने सुराही से गिलास में पानी उड़ेलकर वृद्ध के मुंह पर छींटे दिए और आंचल से पंखा झलती हुई विनय से बोली, क्यों न किसी डॉक्टर को बुला लिया जाए। डॉक्टर का घर पास में ही था। उन्हें बुलाने के लिए विनय ने बैरे को भेज दिया। कमरे में एक और मेज पर आईना, तेल की शीशी और बाल संवारने का सामान रखा था। लड़की के पीछे खड़ा विनय स्तब्ध भाव से आईने की ओर देखता रहा। बचपन से ही विनय कलकत्ता में घर पर ही पढ़ता लिखता रहा है। संसार से उसका जो कुछ परिचय है वह सब पुस्तकों के माध्यम से ही है। अजानी भद्र स्त्रियों से उसका कोई परिचय नहीं हुआ।
आईने की ओर टकटकी लगाए हुए ही उसने सोचा, जिस चेहरे का प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा है वह कितना सुंदर है। चेहरे की प्रत्येक रेखा को अलग करके पहचान सके, इतना अनुभव उसकी आंखों को नहीं था। सिर्फ उद्विग्न स्नेह से झुके हुए तरुण चेहरे की कोमलता मंडित स्निग्ध कांति सृष्टि के एक सद्य प्रकाशित विस्मय सरीखी विनय की आंखों में बस गई। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वृद्ध ने आंखें खोलते हुए मां कहकर लंबी सांस ली। लड़की की आंखें डबडबा आईं। वृद्ध के चेहरे के पास मुंह लाकर झुकते हुए उसने द्रवित स्वर से पूछा, बाबा, कहाँ चोट लगी है? यह मैं कहाँ आ गया? उठ बैठने की कोशिश करते हुए वृद्ध ने पूछा। जवाब में विनय ने वृद्ध के सामने आकर कहा, उठिए नहीं, आराम से लेटे रहिए, डॉक्टर आ रहा है। इतने में सारी घटना उन्हें याद आ गई और उन्होंने कहा, सिर में यहां थोड़ा दर्द है, ज्यादा कुछ नहीं है। तभी जूते चरमराते हुए डॉक्टर भी आ पहुंचे। उन्होंने भी कहा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। गर्म दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर देने का आदेश देकर डॉक्टर चलने लगे तो वृद्ध बड़े परेशान से होकर उठने लगे। लड़की ने उनके मन की बात समझकर कहा, बाबा, आप क्यों परेशान होते हैं? डॉक्टर की फीस और दवा के दाम घर से भेज दिए जाएंगे। कहकर उसने विनय की ओर देखा। कैसी अनोखी अचरज भरी आंखें! वे आंखें बड़ी हैं कि छोटी, काली की भूरी, मानो यह ख्याल ही मन में नहीं उठता, पहली ही नजर में जान पड़ता है। इन आंखों में एक असनिग्ध प्रभाव है, उनमें संकोच नहीं है, दुविधा नहीं है, एक स्थिर शक्ति से वे भरी हैं। विनय ने कहने की कोशिश की, फीस बहुत मामूली है, इसके लिए उसकी आप वह मैं। लड़की की आंखें उसी पर टिकी थी, इसलिए अपनी बात वह ठीक ढंग से पूरी न कर पाया। लेकिन फीस के पैसे उसे लेने ही होंगे, इस बारे में उसे कोई संदेह न रहा। वृद्ध ने कहा, देखिए, मेरे लिए ब्रांडी की जरूरत नहीं है। कन्या ने उन्हें टोकते हुए कहा, क्यों बाबा, डॉक्टर साहब कह जो गए हैं। वृद्ध बोले, डॉक्टर लोग तो ऐसा कहते ही रहते हैं, वह उनकी एक बुरी आदत ही है। जो थोड़ी सी कमजोरी मुझे जान पड़ती है वह गर्म दूध से ही ठीक हो जाएगी। दूध पीकर कुछ संभलने के बाद वृद्ध ने विनय से कहा, अब हम लोग चलें, आपको बड़ा कष्ट दिया। विनय की ओर देखकर कन्या ने कहा, जरा एक गाड़ी। सकुचाते हुए वृद्ध ने कहा, फिर से उन्हें क्यों कहती हो? हमारा घर तो पास ही है, इतना तो पैदल चले जाएंगे। लड़की ने कहा, नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। वृद्ध ने उसकी बात का विरोध नहीं किया और विनय खुद जाकर घोड़ा गाड़ी बुला लाया। गाड़ी पर सवार होने से पहले वृद्ध ने उनसे पूछा, आपका नाम क्या है? मुझे विनय भूषण चट्टोपाध्याय कहते हैं। वृद्ध बोले, मेरा नाम परेश चंद्र भट्टाचार्य है, पास ही 78 नंबर के मकान में रहता हूं। फुर्सत होने पर कभी हम लोगों के यहाँ आए तो हमें बड़ी खुशी होगी। विनय के चेहरे की ओर आंखें उठाकर कन्या ने इस अनुरोध का मौन समर्थन किया। विनय तो उसी वक्त गाड़ी में उनके घर जाने को आतुर था, लेकिन वह शिष्टाचार के अनुकूल होगा या नहीं, इसका फैसला न कर पाने की वजह से खड़ा रह गया। गाड़ी चलने पर लड़की ने विनय को एक छोटा सा नमस्कार किया। इस अभिवादन के लिए विनय बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए हतबुद्धि सा होकर वह प्रति नमस्कार भी न कर सका। घर के भीतर आकर वह बार बार अपनी छोटी सी चूक के लिए खुद को धिक्कारने लगा। विनय इन लोगों के मिलने से लेकर विदा होने तक अपने व्यवहार का जायजा लेते हुए उसकी समीक्षा करने लगा। उसे लगा शुरू से अंत तक उसके समूचे व्यवहार में असभ्यता झलकती रही। कौन कौन से समय क्या क्या करना उचित था, क्या कहना उचित था, वह मन ही मन इसी को लेकर व्यर्थ की उधेड़बुन करने लगा। कमरे में लौटकर उसने देखा, जिस रुमाल से लड़की ने अपने पिता का मुंह पोंछा था वह रुमाल बिस्तर पर पड़ा रह गया है। उसने लपक कर उसे उठा लिया। फकीर के गाने के स्वर उसके मन में गूंज उठे। खाचर भीतर अचिन पाखी
कमने से आए। दिन कुछ और चढ़ाया। बरसात बाद की धूप तेज हो उठी थी। गाड़ियों की कतार दफ्तरों की ओर और तेजी से दौड़ने लगी। विनय का मन उस दिन किसी काम में नहीं लगा। ऐसे अपूर्व आनंद के साथ ऐसी सघन वेदना का बोध उसे अपने जीवन में कभी नहीं हुआ था। उसका छोटा सा घर और उसके आसपास का कुरूप कलकत्ता किसी मायापुरी सरीखा हो उठा था। जिस राज्य में असंभव संभव हो जाता है, असाध्य सिद्ध होता है, जिसमें रूपातीत रूप लेकर सामने दिखाई देता है, ऐसे ही किसी नियम विहीन राज्य में विनय मानो विचर रहा था। बरसात के बाद के सवेरे की धूप की दीप्त आभा उसके मन में बस गई थी, उसके रक्त में दौड़ रही थी। उसके अंतःकरण के सामने एक जगमगाता हुआ पर्दा पड़ गया था, जिससे दैनिक जीवन की सारी तुच्छता बिल्कुल ओझल हो गई थी। विनय का मन चाह रहा था कि अपनी परिपूर्णता को किसी अचरज भरे रूप में प्रकट कर दे, लेकिन उसके लिए कोई उपाय न पाकर उसका चित्त पीड़ित हो उठा था। अपना जो रूप उसने पेश किया वह भी उसने बहुत सामान्य लोगों जैसा ही किया, लेकिन छोटा सा घर, इधर उधर बिखरा सामान, बिछौना भी साफ नहीं। किसी किसी दिन अपने कमरे में वह गुलदस्ते में फूल सजा कर रखता था, लेकिन उस दिन दुर्भाग्य से कमरे में फूल की एक पंखुड़ी भी न थी। सभी कहते हैं कि सभाओं में विनय जिस तरह या अनायास ही सुंदर व्याख्यान देता है, उसे देखते हुए वह एक दिन बहुत बड़ा वक्ता हो जाएगा। लेकिन उस दिन ऐसी एक भी बात उसने नहीं कही जिससे उसकी बुद्धि का कुछ प्रमाण मिले। बार बार उसे वही सूझता कि काश ऐसा हो सकता कि जब वह बग्घी गाड़ी से टकराने जा रही थी, उस समय बिजली की तेजी से सड़क के बीच पहुंचकर वह अनायास उन मोहजोर घोड़ों की जोड़ी की लगाम पकड़कर उन्हें रोक देता। अपने उस काल्पनिक पौरुष की छवि जब उसके मन में मूर्त हो उठी, तब आईने के सामने जाकर एक बार अपना चेहरा देखे बिना उससे रहा नहीं गया। तभी उसने देखा, सड़क पर खड़ा 7-8 बरस का एक लड़का उसके घर का नंबर देख रहा है। विनय ने ऊपर से ही पुकारा, यही है, ठीक यही घर है। लड़का उसी के घर का नंबर ढूंढ रहा है। इस बारे में उसे थोड़ा भी संदेह न था। सीढ़ियों पर चट्टियां चटकाता हुआ विनय तेजी से नीचे उतर आया और बड़े प्यार से लड़के को कमरे में लाकर उसके चेहरे की ओर ताकने लगा। लड़का बोला, दीदी ने मुझे भेजा है। कहते हुए उसने विनय भूषण के हाथ में चिट्ठी दे दी। चिट्ठी लेकर पहले विनय ने लिफाफा बाहर से देखा। लड़कियों के हाथ की लिखावट में उसका नाम लिखा हुआ था। भीतर चिट्ठी पत्री कुछ नहीं थी, बस कुछ रुपए थे। लड़का जाने को हुआ तो विनय ने उसे किसी तरह छोड़ा ही नहीं। उसका कंधा पकड़कर उसे दूसरी मंजिल पर ले गया। लड़के का रंग उसकी बहन से ज्यादा सांवला था, लेकिन चेहरे की बनावट कुछ कुछ मिलती थी। उसे देखकर विनय के मन में गहरा स्नेह और आनंद उमड़ पड़ा। लड़का काफी तेज था। कमरे में घुसते ही दीवार पर लगा हुआ चित्र देखकर बोला, यह किसकी तस्वीर है? विनय ने कहा, मेरे एक मित्र की है। लड़के ने फिर पूछा, मित्र की तस्वीर? कौन है आपके मित्र? हंसकर विनय ने उत्तर दिया, तुम उन्हें नहीं जानते। मेरे मित्र गौर मोहन, उन्हें गोरा कहकर पुकारता हूं। हम लोग बचपन में साथ पढ़े हैं। अब भी पढ़ते हैं? नहीं, अब और नहीं पढ़ते। आपकी सारी पढ़ाई खत्म हो गई है? इस छोटे लड़के के सामने भी विनय गर्व करने का लोभ संवरण न कर सका। बोला, हाँ, सारी पढ़ाई हो चुकी। विस्मित होकर लड़के ने एक लंबी सांस ली, मानो वह सोच रहा था, वह इतनी विद्या कितने दिनों में पूरी कर पाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्री सतीश चंद्र मुखोपाध्याय है। विनय ने अचंभे से पूछा, मुखोपाध्याय? फिर थोड़ा थोड़ा करके पूरा परिचय मिला। परेश बाबू उनके पिता नहीं हैं। उन्होंने इन दोनों भाई बहन को बचपन से पाला पोसा है। दीदी का नाम पहले राधा रानी था। परेश बाबू की स्त्री ने बदलकर
सुचरिता नाम रख दिया है। देखते देखते सतीश विनय के साथ खूब घुल मिल गया। जब वह घर जाने के लिए उठा, तब विनय ने पूछा, अकेले चले जाओगे? गर्व से उसने कहा, मैं तो अकेला ही आता जाता हूं। विनय ने कहा, चलो मैं तुम्हें पहुंचाऊं। अपनी क्षमता पर विनय को अविश्वास करते देखकर सतीश ने खिन्न होकर कहा, क्यों? मैं तो अकेला जा सकता हूं। उसने अपने अकेले आने जाने के अनेक विस्मयकारी उदाहरण दे डाले। फिर भी उसके घर के दरवाजे तक विनय उसके साथ क्यों गया, उसका ठीक कारण वह बालक किसी तरह नहीं समझ सका। घर पहुंचकर सतीश ने पूछा, अब आप भीतर नहीं आएंगे? विनय ने अपनी इच्छा का दमन करते हुए कहा, फिर किसी दिन आऊंगा। घर लौटकर विनय पता लिखा हुआ वहीं लिफाफा जेब से निकालकर बड़ी देर तक देखता रहा। प्रत्येक अक्षर की रेखाएं और बनावट उसे याद हो आई। फिर रुपयों समेत वह लिफाफा उसने जतन से बक्स में रख दिया। ये कुछ रुपए कभी हाथ तंग होने पर भी खर्च किए जाएंगे, इसकी जैसे कोई संभावना ही न रही। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 1 का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। वाचन के इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 2 का वाचन। वर्षा की सांझ में आकाश का अंधकार भीग कर मानो और घना और भारी हो गया है। बेरंग फीके बादलों के निशब्द दबाव के नीचे कलकत्ता शहर निश्चल पसरा हुआ है। मानो कोई बहुत उदास कुत्ता अपनी पूंछ के नीचे मुंह छिपा कुंडली बांधकर चुपचाप पड़ा हुआ हो। पिछली सांस से ही बूंदाबांदी होती रही है। इस वर्षा से सड़क की धूल कीचड़ बन गई है, लेकिन कीचड़ को धो डालने या बाहर ले जाने लायक वर्षा नहीं हुई। आज तीसरे पहर 4 बजे से बारिश बंद है, लेकिन घटा के आसार अच्छे नहीं हैं। वर्षा आने की आशंका से भरी हुई सांझ की उस बेला में, जब मन न सुने कमरे में टिकता है और न बाहर राहत पाता है, एक तिमंजिले मकान की सिली हुई छत पर 2 जने बेत के मोड़ों पर बैठे हैं। बचपन में ये दोनों बंधु इसी छत पर स्कूल से लौटने पर दौड़ दौड़ कर खेले हैं। परीक्षा के पहले दोनों चिल्ला चिल्ला कर पाठ रटते हुए पागलों की तरह तेजी से चक्कर काटते हुए इसी छत पर घूमे हैं। गर्मियों में कॉलेज से लौटकर शाम को इसी छत पर भोजन करके तर्क वितर्क करने में ऐसे खो गए कि रात के 2 बज गए हैं, और सवेरे की धूप ने जब उनके चेहरे पर बरसकर उन्हें जगाया है, तब चौंक कर उन्होंने जाना है कि दोनों वहीं चटाई पर पड़े पड़े ही सो गए थे। कॉलेज की परीक्षाएं जब और बाकी न रहीं, तब इसी छत पर हर महीने एक बार हिंदू हितैषी सभा का अधिवेशन होता रहा है। इन दोनों बंधुओं में एक उसका सभापति है और दूसरा उसका सेक्रेटरी। सभापति का नाम गौर मोहन, जान पहचान के लोग उसे गोरा कहकर बुलाते हैं। वह मानो बेतहाशा बढ़ता हुआ आसपास के लोगों से ऊपर उठ गया है। उसके कॉलेज के एक प्रोफेसर उसे रजतगिरी कहकर पुकारते थे। उसकी देह का रंग बहुत ही उग्र रूप से चिट्ठा था। उसकी धवलता को मंद करने वाले रंग की तनिक भी मात्रा भी उसमें नहीं थी। करीब 6 फुट लंबा कद, चौड़ी काठी, हाथ मानो बाघ के पंजे की तरह, गले का स्वर ऐसा भारी और गंभीर कि एकाएक सुनने पर लोग चौंक कर पूछ बैठते, कौन है वहां? उसके चेहरे की बनावट भी अनावश्यक रूप से बड़ी और अतिरिक्त कठोर है। गाल और ठोड़ी का उभार मानो दुर्ग द्वार की तरह दृढ़ अर्गला हो। आंखों के ऊपर भौहें जैसे हैं ही नहीं, और वहां से माथा कानों की ओर फैलता चला गया है। ओठ पतले और दबे हुए, उनके ऊपर नाक मानो खाड़े की तरह उठी हुई है। आंखें छोटी लेकिन तीक्ष्ण, उनकी दृष्टि मानो तीर की नोक की तरह दूर अदृश्य में अपना लक्ष्य ताक रही हो, किंतु क्षण भर में लौटकर पास की चीज पर भी बिजली की तेजी से चोट कर सकती हो। देखने पर गौरमोहन को सुंदर नहीं कहा जा सकता, किंतु उसे देखे बिना रहा भी नहीं जा सकता। जब वह लोगों के बीच होता तो दृष्टि बरबस उसकी ओर खींच जाती। और उसका मित्र विनय साधारण बंगाली, पढ़े लिखे भद्रजन की तरह नम्र
किंतु तेजस्वी है। स्वभाव की सुकुमारता और बुद्धि की प्रखरता के मेल ने उसके चेहरे को एक विशेष कांति दे दी है। कॉलेज में वह बराबर अच्छे नंबर और वजीफे पाता रहा है। किसी तरह भी गोरा उसके साथ नहीं चल सका। पढ़ाई लिखाई की तरफ गोरा की वैसी रुचि ही न रही। वह विनय की तरह बात को न तो जल्दी समझ सकता था, न याद रख पाता था। विनय मानो उसका वाहन बनकर उसे अपने पीछे पीछे कॉलेज की कई परीक्षाओं के पार खिंचता लाया है। भीगे अगस्त की उस शाम दोनों मित्र जिस चर्चा में लीन थे, उसी के दौरान गोरा कह रहा था, जो कहता हूं सुनो। अविनाश जो ब्रह्म समाजियों की बुराई कर रहा था, उसे ही जान पड़ता है कि वह ठीक स्वस्थ और स्वाभाविक अवस्था में है। इस पर अचानक तुम ऐसे क्यों बिगड़ उठे? कैसी अजीब बात है। उस बारे में दो मत हो सकते हैं, यह तो मैं सोच ही नहीं सकता था। ऐसा है तो खोट कहीं तुम्हारे ही मन में है। लोगों का एक गुट समाज के बंधन तोड़कर हर बात में उल्टा चलने लगे और समाज के लोग अविचलित भाव से उनकी बातों पर विचार करते रहें, यह स्वाभाविक नियम नहीं है। समाज के लोग उनको गलत समझेंगे ही। वे जो सीधा करेंगे, इनकी नजरों में वह टेढ़ा दिखेगा ही। उनका अच्छा इनके निकट बुरा होगा ही, और ऐसा होना उचित भी है। समाज तोड़कर मनमाने ढंग से निकल जाने की जो भी सजाएं हैं, वह भी उनमें से एक है। जो स्वाभाविक है वह अच्छा भी है, यह तो नहीं कहा जा सकता। विनय ने कहा। कुछ गर्म होकर गोरा ने कहा, हमें अच्छे से मतलब नहीं है। दुनिया में दो चार जने अच्छे रहें तो रहें, पर बाकी सब स्वाभाविक ही रहें तो ही ठीक है। जिन्हें ब्रह्म समाजी बनकर बहादुरी दिखाने का शौक है, उन्हें इतना कष्ट सहना ही होगा कि अब्रह्म लोग उनके सब कामों को उल्टा समझकर उसकी निंदा करें। वे छाती फुलाकर इतराते फिरे और उनके विरोधी भी पीछे पीछे वाह वाह करते चले। ऐसा दुनिया में नहीं होता। यदि होता भी तो दुनिया का कुछ भला न होता। मैं संप्रदाय या दल की निंदा की बात नहीं कहता, विनय ने सफाई दी। पर जब निंदा व्यक्तिगत, संप्रदाय की निंदा कोई निंदा थोड़े ही है। वह तो अपनी अपनी राय की बात है। निंदा तो व्यक्तिगत ही हो सकती है। अच्छा साधु महाराज, आपने क्या कभी निंदा नहीं की है? की है, बहुत की है, पर उसके लिए मैं लज्जित हूं। दाहिने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए गोरा ने कहा, नहीं विनय, यह नहीं हो सकता, किसी तरह नहीं हो सकता। थोड़ी देर विनय चुप रहा, फिर बोला, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें भय किस बात का है? गोरा, मैं साफ देख रहा हूं, तुम अपने को कमजोर बना रहे हो। थोड़ा उत्तेजित होते हुए विनय ने कहा, कमजोर? तुम जानते हो, मैं चाहूं तो उनके घर अभी जा सकता हूं। उन्होंने मुझे निमंत्रित भी किया है, पर मैं गया नहीं। गोरा, हां, किंतु तुम गए नहीं। तुम इसी बात को किसी प्रकार भूल नहीं पा रहे हो। दिन रात यही सोचते हो कि मैं गया नहीं, मैं उनके घर गया नहीं। इससे तो हो आना ही अच्छा है। विनय, तो क्या तुम जाने को कह रहे हो? घुटने पर हाथ पटकते हुए गोरा ने कहा, नहीं, मैं जाने को नहीं कहता। मैं तुम्हें यही शिक्षा दे रहा हूं कि तुम जिस दिन जाओगे उस दिन बिल्कुल पूरे ही चले जाओगे। अगले दिन से उनके घर खाना पीना शुरू कर दोगे और फिर ब्रह्म समाज के खाते में नाम लिखवा कर एकदम श्रेष्ठ प्रचारक बन जाओगे। विनय, क्या बात करते हो? और उसके आगे? गोरा, उसके आगे मरने से बड़ी दुर्गति और क्या होगी? ब्राह्मण के लड़के होकर तुम अंत में किसी मुर्दा जानवर की तरह घूरे के ढेर पर फेंक दिए जाओगे। आचार विचार कुछ नहीं रहेगा। दिशाहीन नाव की तरह पूरब पश्चिम का ज्ञान लुप्त हो जाएगा। तब तुम्हें धीरे धीरे लगेगा कि जहाज को बंदरगाह पर लाना ही गलत है, संकीर्णता है। केवल बेमतलब बहते रहना ही वास्तव में जहाज चलाना है। लेकिन यह सब फिजूल की बकबक करने का मुझ में धीरज नहीं है। मैं कहता हूं, अगर जाना है तो तुम जाओ। अधपतन के पंख की ओर पांव बढ़ाकर खड़े खड़े हमें भी क्यों डरा रहे हो? विनय हंस पड़ा, बोला, डॉक्टर के निराश हो जाने से ही रोगी हमेशा मर नहीं जाता। मौत सामने खड़ी होने के मुझे तो कोई लक्षण नहीं दिखते। गोरा, नहीं दिखते? विनय, नहीं,
गोरा, गाड़ी छूटती नहीं जान पड़ती। विनय, नहीं, बहुत अच्छी चल रही है। गोरा, ऐसा नहीं लगता कि परोसने वाला हाथ अगर सुंदर हो तो मिलेक्स का भी अन्न देवता का प्रसाद हो जाता है। विनय अत्यंत संकुचित हो उठा, बोला, बस अब चुप हो जाओ। गोरा, क्यों? किसी के अपमान की तो इसमें कोई बात नहीं है। वह सुंदर हाथ कोई असुरपस्या तो है नहीं, जिस पवित्र कर पल्लव के साथ पराये पुरुष आराम से सेक हैंड कर सकें। उसका उल्लेख भी तुम्हें सहन नहीं होता। तदा नासंसे मरणाय संजय। विनय, देखो गोरा, मैं स्त्री जाति में श्रद्धा रखता हूं। हमारे शास्त्रों में भी। गोरा, स्त्री जाति में तुम जैसी श्रद्धा रखते हो उसके लिए शास्त्रों की दुहाई मत दो। उसको श्रद्धा नहीं कहते। जो कहते हैं यदि वह जबान पर लाऊंगा तो मारने दौड़ोगे। विनय, यह तुम्हारी जाति है। गोरा, शास्त्र स्त्रियों के बारे में कहते हैं, पूजार्या गहदीमय, वे पूजा की पात्र हैं क्योंकि घर को दीप्ति देती हैं। विलायती विधान में उनको मान इसलिए दिया जाता है कि वे पुरुषों के हृदय को दीप्त कर देती हैं। उसे पूजा न कहना ही अच्छा है। विनय, कहीं कहीं कुछ विकृति देखी जाती है। इसी से क्या एक बड़े समुदाय पर ऐसे छिटे कसना उचित है? अधीर होकर गोरा ने कहा, बिनु, अब क्योंकि तुम्हारी सोचने विचारने की बुद्धि नष्ट हो गई है, अतः मेरी बात मान ही लो। मैं कहता हूं, विलायती शास्त्र में स्त्री जाति के बारे में बड़ी बड़ी जो बातें हैं उनकी जड़ में है वासना। स्त्री जाति की पूजा करने का स्थान है माता का पद, सती लक्ष्मी गृहिणी का आसन। वहां से उन्हें हटाकर उनका जो गुणगान किया जाता है उसमें अपमान छिपा होता है। तुम्हारा मन जिस कारण से पतंगे सा परेशान परेश बाबू के घर के आसपास चक्कर काट रहा है, अंग्रेजी में उसे लव कहते हैं। लेकिन अंग्रेजों की होड़ में इसी लव को ही संसार का चरम पुरुषार्थ मानकर उसकी उपासना करने बैठ जाने का बेहुदापन कहीं तुम पर भी न सवार हो जाए। चाबुक खाए घोड़े की तरह तिलमिलाकर विनय ने कहा, ओह गोरा, रहने दो, बहुत हो गया। गोरा, बहुत कहाँ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। स्त्री और पुरुष को अपनी अपनी जगह सहज भाव से देखना हमने नहीं सीखा, तभी तो बहुत सी काव्य कला उन पर मढ़ दी गई है। विनय ने कहा, अच्छा, माना कि स्त्री पुरुष का संबंध जहां रहकर सहज हो सकता है, हम प्रवृत्ति की सनक में पड़कर उससे आगे बढ़ जाते हैं और इस तरह उसे झूठा कर देते हैं। किंतु क्या यह अपराध विदेश का ही है? इस संबंध में अंग्रेज की काव्य कला अगर झूठी है तो हम जो हमेशा कामनी कंचन त्याग को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं वे भी तो मिथ्या हैं। मनुष्य की प्रकृति जिन चीजों में सहज ही अपने को भुला देती है उनसे मनुष्य को बचाने के लिए कोई प्रेम के सुंदर पक्ष को ही कवित्व के सहारे सज्जल कर देता है और उसकी बुराइयों को ढक देता है, और कोई उसकी बुराइयों को ही बड़ी करके दिखाता है और कामनी कंचन त्याग का नारा दे देता है। दोनों केवल दो तरह के लोगों की दो तरह की पद्धतियां हैं। एक की बुराई करके दूसरे का समर्थन करना ठीक नहीं है। गोरा, नहीं, मैंने तुम्हें गलत समझा। अभी तुम्हारी हालत इतनी खराब नहीं हुई है। अगर तुम्हारे दिमाग में फिलॉसफी भर रही है तब तो तुम निर्भय होकर लव कर सकते हो, लेकिन समय रहते ही संभल जाना। तुम्हारे हितैषी मित्र का यही निवेदन है। व्यस्त भाव से विनय ने कहा, अरे क्या तुम पागल हुए हो? मैं और लव? लेकिन इतना तो मैं स्वीकार करता हूं कि परेश बाबू वगैरह को जितना मैंने देखा है और जो कुछ उन लोगों के बारे में सुना है उससे उनके प्रति मुझे काफी श्रद्धा हो गई है। मैं समझता हूं इसी कारण यह जानने का आकर्षण भी मुझ में जागा होगा कि घर के भीतर उनकी जीवनचर्या कैसी चलती है। गोरा, ठीक है, उस आकर्षण से ही बचकर चलना होगा। उन लोगों के जीवन वृत्तांत का अध्याय यदि जाने बिना ही रह गया तो क्या, वे ठहरे शिकारी जी। उनकी भीतरी बातें जानने चलने पर इतने गहरे जाना पड़ेगा, तुम्हारी चुटिया भी अंत में नहीं दिखाई देगी। विनय, तुम में यही एक दोष है। तुम समझते हो जो कुछ शक्ति है ईश्वर ने अकेले तुम ही को दी है।
और बाकी सब बिल्कुल दुर्बल प्राणी हैं। गोरा को मानो यह बात बिल्कुल नई मालूम हुई। उत्साह से विनय की पीठ ठोकता हुआ बोला, ठीक कहते हो, वही मेरा दोष है, बहुत बड़ा दोष। उफ, तुम्हारा उससे भी बड़ा एक और दोष है। किसकी पीठ कितनी चोट सह सकती है, इसका कुछ भी अंदाजा तुम्हें नहीं है। इसी समय गोरा के सौतेले बड़े भाई महीम अपने भारी भरकम शरीर को ढोकर ऊपर लाने के श्रम में हांफते हांफते ऊपर आकर बोले, गोरा। गोरा जल्दी से कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ और बोला, जी। महीम, यही देखने आया था कि बरसात की घटा कहीं हमारी छत पर ही तो नहीं उतर आई गरजने के लिए। आज माजरा क्या है? इस बीच अंग्रेजों को आधा सागर पार करा दिया क्या? वैसे अंग्रेज का तो खास नुकसान हुआ नहीं जान पड़ता। सिर्फ निचली मंजिल में जो सिर पकड़कर बैठे हैं, उन्हीं को शेर की दहाड़ से थोड़ी तकलीफ हो रही है। यह कहकर महीम लौटकर नीचे चले गए। लज्जित होकर गोरा खड़ा हुआ। लज्जा के साथ साथ उसके भीतर गुस्सा भी उबलने लगा, किंतु वह अपने ऊपर था या किसी और पर, यह नहीं कहा जा सकता। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे मानो वह अपने से ही कहने लगा, सभी बातों में जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा जोर मैं अपनी बात पर देता हूं। दूसरों के लिए वह असह्य होगा, इसका मुझे ध्यान नहीं रहता। विनय ने गौर मोहन के पास आकर प्यार से उसका हाथ थाम लिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 2 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।